हम कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड लास्ट टॉपिक था हमारी क्लास का करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी तो हमने इस पर एक इंटीग्रेशन वाला पिछला क्वेश्चन किया था। अब एक और इसको क्वेश्चन करते हैं, देन नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे जो है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। जब आगे ये टॉपिक और कुछ मोबिलिटी वगैरह टॉपिक आएंगे और इलेक्ट्रॉन करियर डेंसिटी वगैरह आएगा तो उसके साथ सबके साथ मर्ज होके क्वेश्चन आएंगे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है वैसे इंडिविजुअल करंट डेंसिटी पे। ये भी इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है, आओ करते हैं। क्वेश्चन है द करंट डेंसिटी अक्रॉस अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ 2 सेकेंड। The current density across a cylindrical conductor of radius r, small r, varies J बराबर J नोट इंटू 1 माइनस स्मॉल r अपॉन बड़ा R ब्रैकेट क्लोज। वेरीज इन मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऐसा दे रखा है। द करंट डेंसिटी इज J नोट एट R बराबर 0 एंड यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, सॉरी। द करंट डेंसिटी इज J नोट एट R बराबर 0 एंड 0 एट R बराबर R, मतलब R बराबर 0 पे J नोट मैक्सिमम है और R बराबर बड़े R पर मिनिमम है। इसमें उल्टा केस है। कैलकुलेट द करंट इन टर्म्स ऑफ J नोट एंड एरिया वेयर एरिया इज पाई R स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ। ये हमारी एक सिलेंड्रिकल वायर है, ऐसे यहाँ से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। एंड इस लाइन का मतलब मैं आपको अभी समझाता हूँ कि द करंट डेंसिटी इज J नोट एट R बराबर 0। R हमारा डिस्टेंस क्या होता है सेंटर से। जो हम यहाँ से एलिमेंट्री पार्ट वगैरह कुछ लेते हैं, हम R लेते हैं ना, तो R कौन सा डिस्टेंस है हमारा सेंटर से। तो इन्होंने कह रखा है R बराबर 0 पे J नोट है, मतलब बिल्कुल बीच में करंट है मैक्सिमम, नहीं करंट डेंसिटी सॉरी, तो बीच में बिल्कुल करंट डेंसिटी है मैक्सिमम जो जिसकी वैल्यू क्या है J नोट। एंड R बराबर R पे, मतलब इसका रेडियस में क्वेश्चन ने R दे रखा है सिलेंड्रिकल कंडक्टर का, तो R इक्वल्स टू R डिस्टेंस पे क्या वैल्यू है करंट डेंसिटी की 0। मतलब ये कुछ ऐसे ही वेरी कर रहा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे वेरी कर रहा है, ऐसे समझे, वो ऐसे वेरी कर रहा है जैसे कल सर ने बताया था वैसे वेरी कर रहा है। तो वही करेंगे हम, इसका टॉप व्यू को उठाएंगे, ऐसे उठा लिया, ठीक है। एंड यहाँ से R डिस्टेंस पे जाके एक एलिमेंट्री सा पार्ट ले लेंगे जिसे हम कहते हैं रिंग, ऐसे, ठीक है। उसका एरिया आपको बच्चों को याद होता है, उसका क्या एरिया होता है रिंग का, DA क्या होता है 2 पाई R dr। DA बराबर 2 पाई R dr। हमें पता है I बराबर J डॉट A, तो इंटीग्रेशन तो छोटा ही होगा तो DI और छोटा एरिया होगा तो J डॉट DA। अब मुझे इनको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन का मतलब समीशन। मुझे छोटे का दे रखा है, हम पूरी या इंटीग्रेशन करके पूरे का निकाल लेंगे, करंट निकाल लेना हमें। तो इंटीग्रेशन ऑफ DI क्या होता है I। अब लिमिट्स क्या होगी, R बराबर 0 से R बराबर R, हाँ हमें पूरे का निकालना है, तो R बराबर 0 से R बराबर R। इंटीग्रेशन ऑफ DI एंड J का हमें फंक्शन क्या दे रखा है क्वेश्चन में, लिख लेते हैं। J दे रखा था हमें J नोट इंटू 1 माइनस R बाई R, यही दे रखा है, देखो ये रहा J बराबर J नोट इंटू 1 माइनस R बाई R। अब J नोट की जगह वो रख दो, DA की जगह ये रख दो, इंटीग्रेट कर दो। क्या होगा, J की जगह J नोट एक कांस्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन ने बोल रखा है, वही वैसे भी दिख रहा है कांस्टेंट है, हमें तो R के टर्म्स में लेके जाना है इंटीग्रेशन को। 1 माइनस R बाई R, dr क्या है हमारा 2 पाई R dr, स्मॉल R है सॉरी, अब R स्मॉल R रहेगा। अब J नोट कॉन्स्टेंट है, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो बाहर ले लो J नोट 2 पाई एंड इस ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dr माइनस dr R 2 सेकेंड, ये तो नहीं है ना कांस्टेंट, तो 2 पाई बाहर लिया है, तो R dr माइनस R इंटू R R स्क्वायर dr बाई R का इंटीग्रेशन R बराबर 0 से स्मॉल r बराबर 0 से R तक। अब J नोट 2 पाई, इन दोनों को सेपरेट कर दो, इंटीग्रल R dr 0 से R माइनस इंटीग्रेशन ऑफ R स्क्वायर dr
0 से r, एंड ये वाला r बाहर आ जाएगा, इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये r बाहर आ जाएगा। बड़े वाला r तो कांस्टेंट है ना सिलेंडर का रेडियस, तो मैंने इसे बाहर ले लिया इंटीग्रेशन की, कोई गलत तो नहीं किया। अब ये थोड़ा इंटीग्रेशन है, कैलकुलेशन है, वैसे नीट में आता तो नहीं, फिर भी हो जाना चाहिए, कुछ खास तो है नहीं। आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, r²/2। अब मैं यहाँ पे लिमिट रख रहा हूँ तो डायरेक्ट आ जाएगा r²/2, क्योंकि या तो 0 है तो यहाँ पे कुछ माइनस तो होगा नहीं, तो डायरेक्ट r²/2 माइनस 1/r, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, r³ r³ लिमिट्स रख दी मैंने, यहाँ से ये कटा, ये हो गया स्क्वायर, बाहर क्या था हमारे पास J0 2π। अब मल्टीप्लाई कर दो, ये जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 से 2 कटेगा तो आएगा J0 πr² माइनस, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2πr² 2/3 J0 मल्टीप्लाई इंटू 2πr इंटू πr², ये J0 है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है हमें एरिया के टर्म्स में चाहिए, एंड इन्होंने एरिया क्या रखा है, ये πr² है, तो जहाँ जहाँ πr² है वहाँ पे लिख दो, तो J0 a माइनस 2/3, ये भी क्या हो गया πr, और ये हो गया J0, πr² को मैं लिख सकता हूँ a, J0, तो इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एलसीएम वगैरह लो तो ये आएगा J0 a/3, 3 - 2 1, J0 a/3, ये हो गया हमारा आंसर। फिर से समझ लो, इंटीग्रेशन ऑफ डी बराबर J0 डी, जे का फंक्शन था J0 इंटू 1 माइनस स्मॉल r बाई बड़ा r रख दिया, इंटू डी था 2πr dr रख दिया, लिमिट थी r बराबर 0 से r रख दी, J0 और 2π कॉन्स्टेंट थे बाहर निकाल लिए। अब ये ब्रैकेट था, इसको मैंने r dr से मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू r dr और r इंटू r dr r²dr, बट यहाँ पे ये रेडियस कांस्टेंट था बिकॉज ये सिलेंडर का रेडियस है, इसकी फिक्स वैल्यू है, एंड ये कांस्टेंट है, तो मैंने इसे इंटीग्रल के बाहर ले लिया। अब r dr का इंटीग्रेशन होता है r²/2, लिमिट्स रख दी, एंड r²dr का होता है r³/3, इसमें भी r की वैल्यू रख दी। अब काटा पिटी करके सोल्व कर दिया, आखिरी में मेरा πr² की टर्म है, मैंने उसकी जगह वहाँ पे a रख दिया, तो आंसर क्या हो गया, J0 a/3। मेन कुछ नहीं था इसमें, वही पिछले क्वेश्चन की तरह मैं एलिमेंट्री पार्ट सोच रहा था, एंड देन इंटीग्रेशन कैलकुलेशन तो है ही, बात खत्म। अब आते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टॉपिक पर। कौन से टॉपिक पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत अच्छा टॉपिक है, ये चैप्टर का प्रारंभ है एक तरीके से। अब ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आओ, स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ ए कंडक्टर एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, क्या नहीं है, क्या नाम लिखा है, सब समझेंगे। अब तो आपको मेरी थोड़ी देर कहानी सुननी पड़ेगी। कहानी क्या है, ये एक मैंने कंडक्टर का टुकड़ा काट के रख लिया, ठीक है, एक कंडक्टर का एक टुकड़ा काट के रख लिया। अब उस टुकड़े में वैसे तो मैंने 6 एटम्स बनाए, बट अरबों खरबों पता नहीं काउंटलेस एटम्स हैं। मान लो ये मैंने कंडक्टर 0 डिग्री पे रखा। कितने डिग्री पे रखा, 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर रखा, और मैं फिर टेम्परेचर कर दिया रूम टेम्परेचर 25 डिग्री का। अब भाई साहब मैंने 25 डिग्री का रूम टेम्परेचर किया, तो टेम्परेचर बढ़ा रहा हो तो एनर्जी तो बढ़ेगी। तो ये जो इतनी एनर्जी बढ़ी 25 डिग्री की, ये क्या होगा, जो यहाँ पे जितने भी एटम्स दिख रहे हैं ना आपको, ये जो कंडक्टर के मेटेलिक एटम्स हैं, जो ये एटम्स हैं, इनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ऐसे ऐसे धीरे धीरे, वो एकदम इतनी सारी एनर्जी लेंगे तो भाई साहब एक्साइट होंगे। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है, बहुत हाई स्पीड के साथ इस एटम को छोड़ के जाएंगे, बहुत हाई स्पीड के साथ करेंगे ट्रैवल। ये सिर्फ एक एटम के साथ नहीं हो रहा, ये अरबों खरबों जितने एलिमेंट्स हैं सबके साथ हो रहा है, सबके इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहे हैं। अब भागेंगे तो भाई साहब आगे बहुत सारी चीज़ें तो है ही, आगे और एटम्स भी है, तो ये इतनी हाई स्पीड वेलोसिटी के साथ जाएंगे। एंड अब क्या करेंगे, इस एटम में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा होगा ना, उसे मारेंगे ठोकर। अब जो ये इनका बीच का कोलिजन होगा, ये होता है इलास्टिक कोलिजन। क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, ये अपनी वेलोसिटी इसको मारेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से तो रिवॉल्व नहीं कर सकता। एज यू नो, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि जो ये एटम है
कोई भी ऑर्बिट में फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व करता है। तो ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से इस एटम से निकला है ना, ये इसे ठोकर मारेगा, इसमें जो ओरिजिनली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था उसे बाहर निकाल देगा और खुद इसकी वेलोसिटी के साथ यहाँ पे वापस रोटेट करने लग जाएगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन इसकी वेलोसिटी एक्वायर करके फिर भागेगा, फिर किसी को टक्कर मारेगा, फिर इसके साथ सेम ड्रामा होगा, फिर इसका इलेक्ट्रॉन भागेगा, फिर ये सेम ड्रामा होगा, और ऐसा ऐसा हर एटम के साथ चलता रहेगा, भागता रहेगा, जितना होता रहेगा। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, भाग रहा है, ठोकरे मार रहा है। ये कंसेप्ट होता है कंडक्टर के अंदर जब हम उसे रूम टेम्परेचर पे लेके जाते हैं। आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस 10th क्लास में, ρL/A। मैडम कहते हैं बेटा लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मतलब क्यों बढ़ेगा रेजिस्टेंस? जितना लंबा कंडक्टर होगा हमारे पास, जितना लंबा कंडक्टर होगा उतने ज़्यादा एटम्स होंगे, उतनी बार बार इलेक्ट्रॉन के रास्ते में पड़ाव आएंगे। ये एक बाधा है इलेक्ट्रॉन में, मतलब ये रुकावट है इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से। इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब करंट का फ्लो, इसलिए तो कहते हैं रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। क्यों होता है रेसिस्टेंस क्यों वो करता है, रुकावट डालता है? बिकॉज रेसिस्टेंस क्या होता है, ρL/A। जितना ज़्यादा लंबा कंडक्टर उतने ज़्यादा एटम, उतने ज़्यादा स्पीड ब्रेकर। मान लो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो का स्पीड ब्रेकर है ये सब। ऐसे ही मैं एरिया कम कर दूंगा तो ये एटम हो जाएंगे पास, मतलब इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा ठोकरे मार के जाना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच का गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एरिया कम करने से, ठीक है। इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसलिए मैडम बोलती थी आपकी 10वीं वाली, बेटा रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रीज़न होता था ये, ठीक है। ये हमने मोटा पढ़ लिया कंडक्टर में क्या कहानी होती है। अब हम थोड़ी अंग्रेजी पढ़ते फिर मैं आपको इसे समझाऊंगा। इन ए नॉर्मल स्टेट इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल हैविंग ए थर्मल मोशन मतलब जब रूम टेम्परेचर बढ़ाया तो इसके इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा, विच इज़ वेरी हाई वेलोसिटी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी के साथ मोशन करेगा। वैसे ही एक इन्होंने वैल्यू लिख रखी है साइंटिफिक, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। कोई ज़रूरत नहीं है, ये वैसी बोर्ड में आएगा, ऐसे ही छाप आना, इसका कोई लेना देना नहीं है हमारे कंसेप्ट से। इट कीप्स कोलाइडिंग विद द आयंस एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रॉन आएगा, टकराएगा, फिर कहीं और जाएगा, फिर वहाँ टकराएगा, फिर कोई और जाएगा, मतलब अपनी रैंडम डायरेक्शन चेंज करता रहेगा, ठुकराता रहेगा। बस ये एक पॉइंट लिखा है। When electric field is applied across this conductor, a force is acting upon this charges due to the force। चलिए मैं आपको आराम से समझाता हूँ। पहले ये पढ़ते फिर नोटबुक में समझाऊंगा। When electric field is applied across this conductor, a force start acting on these charges. Due to this force, all the electrons start drifting in the direction opposite to the electric field. This velocity with average value known as drift velocity. This is uniform and having no acceleration. All the electrons moves with the same velocity in the same direction opposite to the electric field. और इसे समझते क्या है ये, 2 सेकंड। अब मैं आपको 1-2 बात बताऊंगा, उसे याद रखनी है, ठीक है। ये आपका एक कंडक्टर है, इसमें इनिशियली जब हमने कोई छेड़खानी नहीं करी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी, कोई बैटरी नहीं लगाई, तो इसके इलेक्ट्रॉन ना रैंडम मोशन करते रहते हैं, इधर कोई इधर, क्योंकि बाहर तो एनर्जी है ही, बाहर का कुछ तो एनर्जी मिलेगी, तो ऐसे रैंडम मोशन करते रहेंगे, कोई इधर, अनंत इलेक्ट्रॉन्स, काउंटलेस इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इधर उधर करते रहेंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि मान लो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर अनलिमिटेड, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर देंगे सेम स्पीड से, मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ऐसे ही मान लेते हैं हम इतने इलेक्ट्रॉन इतने ऊपर है, इतने इलेक्ट्रॉन इतने नीचे हैं, तो इनका एवरेज कितना हो गया, 0। तो एक बात याद रखो कि इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर आर, इनकी जो एवरेज स्पीड होती है, मतलब इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है मूविंग की, वो होती है 0। बिकॉज हम, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, हमें क्या पता होंगी कितनी डायरेक्शन होंगी, ऐसे एक डायरेक्शन में कितने, अपोजिट डायरेक्शन में कितने मूव कर रहे होंगे। तो हम मान लेते हैं कि जो इनका एवरेज समय है, मान लेते हैं U1 एक इलेक्ट्रॉन है, वो U1 से चल रहा है, U1 स्पीड से, एक इलेक्ट्रॉन है U2 स्पीड से, एक इलेक्ट्रॉन है U3, ऐसे ऐसे n इलेक्ट्रॉन्स है UN।
तो इनका जो एवरेज होगा U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट 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 प्लस UN अपॉन n, इसकी वैल्यू क्या होती है 0। ये हम मानते हैं और होता भी है ऐसा। नाउ अब मैंने क्या किया, इस कंडक्टर में छेड़खानी कर दी भाई साहब, इसे दे दिया एक पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसे ही मैंने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, आपको पहले भी बता रखा है कि जब भी बैटरी से कोई चीज़ कनेक्ट होती है तो ना बैटरी उसे करंट देती है ना कुछ करती है। बैटरी का ज़िंदगी में एक ही काम है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करना। ये तो हमने पहली क्लास में पढ़ा है करंट की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, बैटरी क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या देती है, जन्म देती है। तो इसके कारण क्या होगा, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन हैं उन पर धक्का लगेगा, ठीक है, नहीं सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन पर इधर धक्का लगेगा, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो आपने बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो पॉजिटिव चार्ज इधर और नेगेटिव चार्ज इधर, ये फोर्स की डायरेक्शन है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको मजबूरी वर्ष सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाना होगा। वो जैसे पहले मूव कर रहे थे, अब उनको ये फील्ड कहेगी चल मेरी डायरेक्शन के अपोजिट चल, धक्का मारेगी, ठीक है। एंड आपने बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि जो फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, QE। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, जितनी उसकी वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ पे Q क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो मैं E लिख सकता हूँ, फोर्स। एंड फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन बराबर E। तो मेरे पास एक्सेलरेशन क्या आ गई, E/m। मतलब इलेक्ट्रॉन कोई मूव कर रहा होगा कहीं इधर उधर, तो उसे इस एक्सेलरेशन का धक्का मारा इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने। तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन है वो U1 स्पीड से चल रहा है, तो उसकी नई स्पीड क्या होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, एज यू नो V बराबर U प्लस AT। इनिशियल स्पीड थी U1 प्लस एक्सेलरेशन, तो कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो एक्सेलरेशन हमने क्या निकाली, E/m। ये कुछ T1 समय के लिए हुआ, ऐसे ही ये V1 स्पीड से, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन इनिशियली अलग अलग स्पीड से चल रहा था, हमें नहीं पता उनकी स्पीड क्या थी, वो सेम स्पीड से नहीं चल रहे थे, वो अलग अलग स्पीड से चल रहे थे। तो ऐसी एक और इलेक्ट्रॉन होगा वो U2 से चल रहा होगा, तो उसकी V2 क्या होगी, U2 प्लस E/m/T2। अब आपको एक मैं बात बताना भूल गया, जब मैंने आपको यहाँ पे कोलाइडिंग वाली बात बताई ना, अब देखो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला इसे छोड़ के, वो जितना पाथ चला ठोकर मारने से पहले, फिर से सुनो, वो जितना पाथ है चला वो ठोकर मारने से पहले, उस पाथ को कहते हैं मीन पाथ। एंड वो जितने टाइम तक खाली चला बिना ठोकर मारे, जितने टाइम तक उसे यहाँ से लेके यहाँ तक चला, उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। इसकी अभी यूनिट भी आएगी टाउ, मैं बताऊँगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक खाली था, फिर यहाँ से यहाँ तक खाली था, फिर यहाँ से यहाँ तक खाली, मतलब जितने टाइम तक चला, फिर यहाँ से लेते खाली बिना ठोकर मारे इतने टाइम तक चला, फिर यहाँ से यहाँ तक बिना ठोकर मारे इतने टाइम तक चला। तो उन टाइम के सारे टाइम को प्लस करके जो उनका एवरेज टाइम आता है उसे कहते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम, जिसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आएगा डेरिवेशन करते हैं। अब वापस आओ, ऐसी कोई इलेक्ट्रॉन होगा वो U3 से चल रहा होगा, तो उसका क्या होगा, V3 क्या होगा, U3 प्लस E/m इंटू T3। ऐसी जो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ना, वो इनकी सारी फाइनल, जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा दिया, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी, उसके बाद जो जितने इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड हो चुकी है उनके एवरेज को हम कहते हैं वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब मैं अभी जो आपको V1 V2 ये निकाल के दिखा रहा हूँ ना, उनका V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट Vn अपॉन n का जो वैल्यू है उसी को ही हम कहते हैं VD मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैंने क्या कहा था, एक इलेक्ट्रॉन है वो U1 स्पीड से चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद उसकी एक्सेलरेशन क्या आई थी, E/m। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, U1 प्लस E/m इंटू T1। वो कुछ रास्ता कुछ टाइम चला होगा, हमें क्या पता। ऐसी V2 क्या होगा, U2 प्लस E/m T2। V3 क्या होगा, U3 प्लस E/m T3। ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है जो मैंने आपको अभी बताया। वो इतने समय तक खाली चल रहा होगा भाई, सब इलेक्ट्रॉन का अलग अलग रास्ता है, अलग अलग स्पीड है। अब इन सब का सम मतलब V1 प्लस V2 डॉट 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 Vn, मैं यहाँ पे Vn भी लिख देता हूँ। Vn क्या होगा, UN प्लस
E/m इंटू Tn। अब इन सबको जोड़ो बाई n, इन सबको जोड़ो तो मैं इन सबको इकट्ठा ले सकता हूँ। u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un, मैं लिख सकता हूँ u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un अपॉन n प्लस E/m सब में कांस्टेंट है तो इसे बाहर ले लो, E/m इंटू T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 प्लस Tn। अब मैंने आपको पहले ही बताया ये एक सब इनिशियल स्पीड है और उनका एवरेज क्या होता है 0, अभी पीछे बताया, तो ये हो गया 0 प्लस E/m एंड ये क्या था भाई साहब, अपॉन n भी आएगा। ये क्या था T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn अपॉन n, ये क्या था रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज था। तो मैंने इसको क्या बताया था, ये टाउ होता है। टाउ क्या होता है, सभी टाइम के एवरेज को, सभी टाइम जितना जितना टाइम इलेक्ट्रॉन रिलैक्स रहा है उस टाइम के एवरेज को क्या कहते हैं हम, टाउ। टाउ मीन्स रिलैक्सेशन टाइम, टाउ का मतलब रिलैक्सेशन टाइम। तो VD का क्या फॉर्मूला आ गया आपके पास, E/m इंटू टाउ। ये हो गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या हो गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक बार नोटबुक में देख लो। ये पॉजिटिव चार्ज या क्रिएट हो गया इस बैटरी की वजह से, ये नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे थे इनको, फिर मजबूरीवश इधर सेम डायरेक्शन में जाना पड़ा। फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो फोर्स लगेगा इधर, F बराबर QE, डायरेक्शन इधर है तो माइनस, वैसे इसका कोई काम नहीं है। ये क्या आ गया E/m, V1 क्या हो गया ऐसा, V2 हो गया ऐसा, Vn हो गया ऐसा, जैसा मैंने बताया इन सब का सम कर दिया तो ये हो गया 0 एंड ये हो गया टाउ। आज का हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक ख़त्म होता है। कुछ ना समझ आए तो कृपया करके हमें बता दीजिए, बता देना। बाय बाय।